मोमेंटम के बाद ना अगला टॉपिक डाल दो, रिकॉइलिंग ऑफ गन। बहुत ही इजी। रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब समझते हैं ना आप? ऐसे कर रहे हैं, लोड तो कर पहले, और उसके बाद जब आप फायर करोगे, हाँ, तो झटका आता है ना पीछे की तरफ। हाँ, इसलिए गन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। नहीं, छोटी में भी आता है भाई। बॉलीवुड मूवी में ऐसे दिखाते हैं ना कि गन ऐसे रखा और ऐसे करके तान दिया और चला दिया। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास शॉर्ट गन भी है तो भी आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। और फिर समझ रहे हो रिकॉइलिंग का बैलेंस कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग होती है। अगर मैंने सिंगल हैंड से इसकी तरफ रखकर बुलेट चला दी तो रखूंगा इसकी तरफ, उड़ हो जाएगा। और रिकॉइलिंग आएगी जो अलग है। सही बात है। और जो बड़ी गन होती हैं उनको भी बैलेंस करने के लिए टेक्निक बताई जाती है कि जो पीछे जो वुडन सपोर्ट है उसे शोल्डर से लगा के रखो आप, उसके बाद फायर करो ताकि पूरा मोमेंटम बॉडी एब्जॉर्व कर पाए। राइट ना? अगर आपने डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रखा है और उसके बाद फायर किया तो रिकॉइलिंग इतनी तगड़ी होगी कि आपकी कॉलर बोन भी टूट सकती है, शोल्डर पूरा ब्रेक हो सकता है। फिर एक बुलेट फायर करने के बाद फिर ऐसे घूमोगे। सही है। हाँ, तो रिकॉइलिंग आती क्यों है? ये रही गन। ठीक है। और जैसे ही आप बुलेट फायर करोगे, देखो ये एक सिस्टम है और इसमें बुलेट आगे जा रही है इंटरनल फोर्स की वजह से। सही बात है। कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी लगा है, ऊपर से आपने हथौड़ा मारा हो जिससे बुलेट निकल गई हो। राइट है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ है। तो मतलब क्या है कि टोटल मोमेंटम इसमें भी कंजर्व रहेगा इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम। तो जितने मोमेंटम से आगे जा रहे हैं, कौन बुलेट आगे जा रही है, उतना ही मोमेंटम इस गन को भी गेन करना पड़ेगा पीछे की तरफ। क्यों? बिकॉज बिफोर फायरिंग इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना था? 0 था। जब ये बुलेट गन के अंदर थी, फायर नहीं हुई थी, तो गन रेस्ट पे थी, बुलेट भी रेस्ट पे थी। तो मास इनटू वेलोसिटी, दोनों के वेलोसिटी 0, मतलब इनका टोटल मोमेंटम 0 था। आफ्टर फायरिंग इस बुलेट ने राइट डायरेक्शन में मोमेंटम गेन किया, तो इस गन को भी तो लेफ्ट डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करना पड़ेगा। राइट है। और कितना मोमेंटम गेन करना पड़ेगा? उतना ही करना पड़ेगा जितने मोमेंटम से बुलेट आगे जा रही है। सही है। तो अगर मैं गन को लोड करके आपकी तरफ रख के फायर कर दूं तो जितने मोमेंटम से बुलेट आपकी तरफ जा रही है उतने ही मोमेंटम से गन मेरी तरफ आएगी। तो उधर से आप निपट जाओगे, इधर से मैं निपट जाऊंगा। सही बात है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के मास में बहुत फर्क है। मोमेंटम बराबर होगा, इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी बहुत हाई होगी, इसका मास ज़्यादा है इसलिए इसकी वेलोसिटी कम होगी। सही बात नहीं है? तो गन का मास मान लो कैपिटल एम और बुलेट का मास स्मॉल एम। ये किसी स्मॉल वी वेलोसिटी से आगे की तरफ भाग रहा है, तो ये पीछे की तरफ जाएगा ना किसी कैपिटल वी वेलोसिटी से। तो यूजिंग क्या? यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलेगा? अरे बोलो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। इनिशियल कितना था? 0। फाइनल मोमेंटम मतलब गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का भी मोमेंटम। गन का मोमेंटम कितना? उसका मास, उसकी वेलोसिटी, इसका मास, इसकी वेलोसिटी। हमें रिकॉइलिंग निकालनी है, मतलब कितनी वेलोसिटी से गन पीछे आ रही है, वो ये है ना। इसको सेपरेट कर लो। तो कैपिटल एम कैपिटल वी माइनस स्मॉल एम स्मॉल वी। वी की वैल्यू कितनी आई? मतलब गन का मास जितना ज़्यादा होगा रिकॉइलिंग उतनी कम होगी। तो अगर हैवी गन है तो अच्छा है,
क्योंकि पीछे की तरफ आने वाली वेलोसिटी, मोमेंटम उतना ही है, वेलोसिटी कम हो जाएगी, राइट है ना? ठीक है, लिख लो। और माइनस का साइन क्या बताता है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, लिख लो। अब कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ बातें हैं, वो भी सुन लो जल्दी से फटाफट। जैसे एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं पुली, सुना है आपने? हाँ, इनके ऊपर एक ग्रूव बना होता है ऐसा, मतलब ये दो डिस्क हैं, एक ऐसे डिस्क एक और डिस्क, ये ऐसे लगी हुई है एक दूसरे के साथ, और इनके बीच में ग्रूव बना हुआ है जिसमें स्ट्रिंग जो है वो बैलेंस हो जाने वाली है। सही बात है ना? यहाँ हमने स्ट्रिंग लगा दी। अरे कुएं के ऊपर देखा नहीं है तुमने, रस्सी लगी होती है, रस्सी खींचते हो बाल्टी ऊपर आ जाती है, वो पुली तो है। पुली का मेन काम क्या होता है? इसका काम क्या है? इसका काम है फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करना। क्या करना? फोर्स की डायरेक्शन को अभी यहाँ पर मैं ऊपर एक पुली लगा दूँ, रस्सी टांग दूँ, और वो रस्सी आपकी कमर पे बांध दूँ, समझ गए? तो मैं रस्सी को नीचे खींच रहा हूँ, तो मेरा फोर्स किस तरफ है? नीचे की तरफ। पर आप में मोशन किस तरफ आएगा? आप पे फोर्स किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। तो पुली का काम क्या होता है? फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देना, ठीक है ना? जहाँ चेंज करने की नीड आएगी वहाँ पुली लगाएंगे हम। प्रॉब्लम्स में पता लगेगा हमें कि पुली रुकी हुई भी हो सकती है और पुली खुद भी मूविंग हो सकती है, ठीक है? अरे ठीक है ना? हाँ, और आपको पता ही है इंक्लाइंड प्लेन, केवल अभी तक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मोशन देखा था, अब प्लेन्स इंक्लाइंड भी होंगे। कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब अगर आपने बॉडी यहाँ रख दी, तो अभी तक क्या होता था? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी का वेट डायरेक्टली डाउनवर्ड लगेगा, अभी भी डाउनवर्ड, पर पहले अगर आप बॉडी को हटा दो यहाँ से तो अपने पूरे वेट की वजह से नीचे फॉल होगी। सही बात है? अब अगर यहाँ पर बॉडी फॉल हो रही है, मतलब कहने का सेंस है बॉडी नीचे आ रही है, जरूरी नहीं है पहली बात तो कि नीचे आए। अभी फ्रिक्शन में पढ़ोगे एक एंगल होता है एंगल ऑफ रिपोज, जब तक आप एंगल को एंगल ऑफ रिपोज से नहीं बढ़ाते बॉडी स्लाइड करके नीचे आना शुरू नहीं होगी। नहीं आई बात समझ में? अरे एंगल ऑफ रिपोज फ्रिक्शन में बता तो रखा है आपको, आप तो एग्री करो कम से कम। हाँ मूर्ख। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, प्लेन पे रखा हुआ है ना, फ्लैट सरफेस पे। आना भाई जरा, इस टेबल को उठा के इस पे रख दो और बाद में हटा भी देना, ठीक है? अभी ये मूव क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वेट डाउनवर्ड लग रहा है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लग रहा है, तो कैंसिल, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बॉडी इक्विलिब्रियम है, टोटल फोर्स इस पे लगने वाला है 0। अब मैंने प्लेन को इंक्लाइंड कर दिया, अभी भी मूव नहीं कर रहा। मेरा मोबाइल अभी रिस्क पे है, आप वहां आ जाएं, ठीक है ना? अभी भी मूव क्यों नहीं कर रहा? प्लेन इंक्लाइंड होने के बाद भी फ्रिक्शन जो है वो ओवरकम कर रहा है, समझ रहे हो? अभी आगे फ्रिक्शन में पढ़ोगे, मतलब लेकिन एक एंगल ऐसा जरूर आएगा जब आप इसकी इंक्लिनेशन बढ़ाना चालू कर दें। पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है प्लेन इंक्लाइंड हो तो बॉडी मूव कर रही होगी, सही बात है? एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल आएगा जिस पे बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देगी। कर दे भाई, ओए समझ, अब तो समझ आ गया होगा। तुम्हें समझाने के लिए भारी बलिदान दे दिया मैंने, 2 मिनट नजर हटी वैसे ही कूद गया, समझ गए? तो वो मिनिमम एंगल जिस पे बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू करती है उसे ही क्या बोलते हैं हम? ओहो, सिंघम, एंगल ऑफ रिपोज। अब अगर आपका एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो बॉडी नीचे आएगी, पक्का? पर क्या अपने पूरे वेट की वजह से आ रही है? तो आंसर है नो, वेट नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, ठीक है ना? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट होता है उस पे परपेंडिकुलर लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, एंड ऑलवेज अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कांटेक्ट लगता है। मतलब परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता था ना, पर जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उससे दूर धकेलेगा नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी को, ठीक है? तो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कौन करेगा? वेट का एक कंपोनेंट। अगर ये एंगल थीटा है देन दिस एंगल आल्सो थीटा,
और नीचे लग रहा है वेट mg, तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट mg, मतलब आपका नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा किसको, और एक वेट का कंपोनेंट लगेगा इस तरफ। बहुत बढ़िया। तो बॉडी को नीचे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल mg नहीं है, mg साइन थीटा है। आपके वेट का एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ बैलेंस हो रहा है, सही है। mg साइन थीटा बताएगा कि आप पे फोर्स ज्यादा लग रहा है या कम। अब बताओ एंगल बढ़ाने से mg साइन थीटा बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ना ही चाहिए। क्यों? बिकॉज जैसे थीटा बढ़ाओगे आप, 0 से थीटा को 90 की तरफ अप्रोच करोगे, तो साइन थीटा 0 से 1 को अप्रोच करेगा। सही बात है ना? मतलब mg साइन थीटा बढ़ता जाएगा और mg cos थीटा कम होता जाएगा, बिकॉज mg cos थीटा 1 से 0 को अप्रोच करेगा जब एंगल 0 से 90 को अप्रोच करेगा। नहीं आई बात समझ में? पक्का? तो 90 पर क्या हो जाएगा, जब आप इसकी इंक्लिनेशन एग्जैक्ट 90 कर दें तो आपका mg साइन थीटा mg ही बन जाएगा, डायरेक्ट mg से गिरेगा, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो गया और mg को cos कंपोनेंट खत्म ही हो जाएगा, बिकॉज mg cos थीटा cos 90 0 हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? वहीं पर एंगल को 0 कर दो आप, तो mg cos थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, इस बार mg cos थीटा mg बन जाएगा और mg साइन थीटा खत्म हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? बहुत अच्छे। तो इसे क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन भी पढ़ना है हमें, ठीक है। और कुछ फोर्सेस, जैसे अभी एक फोर्स देखा आपने नॉर्मल रिएक्शन, आप अभी तक 2 फोर्स तो पढ़ ही चुके हो। एक हमने बात करी थी, इधर ध्यान, एक हमने बात करी थी टेंशन की, वो हॉर्स और कार्ट वाले में करी है ना। हाँ, एक बात कर ली हमने नॉर्मल रिएक्शन की, नॉर्मल रिएक्शन। टेंशन के बारे में बताओ, जो जो जानते हो बताओ, लास्ट क्लास में बताया। क्या? हाँ, कह रहा है जब किसी स्ट्रिंग पे लोड डालें या उसे स्ट्रेच करें तो वो अंडर टेंशन आ जाती है। बात तो सही है। और बताओ टेंशन की प्रॉपर्टी। हाँ, बहुत बढ़िया। टेंशन हमेशा बॉडी को पुल करेगा, पुश नहीं कर सकता, और एंड एंड से अंदर की तरफ लगने वाला है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मिस कर रहे हो। हाँ बताओ। वो ये है कि अगर आपकी स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन पूरी बॉडी में पूरी स्ट्रिंग में कांस्टेंट होगी, और अगर मास है तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। ये तो बात हो गई किसकी? टेंशन की। किस में आएगी? स्ट्रिंग में। अभी आप बहुत सारे सिस्टम देखेंगे जिसमें पुली भी आएंगी, स्ट्रिंग भी आएगी, मास भी आएगा, स्प्रिंग भी आएगी। तो इन सारे फोर्सेस की बात करेंगे हम। इंक्लाइंड प्लेन भी आएगा। अब क्या? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है। कहाँ लगेगा? जहां 2 सरफेस कांटेक्ट में हो। किस डायरेक्शन में लगेगा? सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। अभी बताओ इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन कहाँ? अभी बताओ इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन कहाँ? यूं? अभी बताओ। नीचे? ये नीचे कौन सा सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर है? इस पे बताओ ना। सही है, बहुत अच्छे। तो अगर मैं अभी बोर्ड के सारे खड़ा हूं, मेरे पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है? मेरे पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है? सरफेस ऑफ कांटेक्ट ये है, इस तरफ लग रहा है, जो मेरे इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है, तभी मैं इसका सहारा लेके खड़ा हूं। कैंसिल हो गए। सही बात है, बहुत अच्छे। और एक फोर्स पढ़ना है आपको, स्प्रिंग फोर्स। कौन सा? क्या स्प्रिंग भी फोर्स लगाती है? हाँ लगाती है। आप उसे स्ट्रेच करोगे वो कंप्रेस होने की कोशिश करेगी, आप उसे कंप्रेस करोगे उसका काम है आपको अपोज करना। समझ गए? जो करोगे उसे अपोज कर देगी वो। उसकी एक नॉर्मल, आ तो जाओ पर आके यहां पर बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद लेंगे डाउट आपके। क्या बता रहा था? हाँ, स्प्रिंग अपनी एक रिलैक्स पोजीशन में है, उस रिलैक्स पोजीशन से आपने उसे स्ट्रेच किया,
जो फोर्स आप लगाते हो इसको बोलते हैं हम डीफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। और जब आपने स्ट्रेच कर दिया तो स्प्रिंग अपने आप को फिर से कंप्रेस करके अपनी मेन पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी, इसे बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर डीफॉर्मिंग फोर्स उसे एक्सटेंड कर रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स वापस खींचेगा, और डीफॉर्मिंग फोर्स अगर कंप्रेस कर रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा। तो मैं क्या कह दूं कि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी। क्या दिक्कत है? जैसे ये एक वॉल है, इससे मैंने एक स्प्रिंग लगा रखी है, ठीक है। आपने अपना फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, स्प्रिंग क्या हुई? एक्सपेंड हो जाएगी ना। एक्सपेंड होने का मतलब क्या है? एक्सपेंड होने का मतलब ये है कि इनके जो टर्न्स हैं इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा, है ना। इनके दो कंसेक्यूटिव टर्न के बीच के गैप को हम पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगर आप ऐसा फोर्स लगा रहे हो जो स्प्रिंग को एक्सपेंड करे तो वो पिच को बढ़ा देगा, और कंप्रेस करे तो वो पिच को कम कर देगा। अभी डिस्प्लेसमेंट आई है, ऐसी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, राइट ना। तो इस पे फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ तो फोर्स इस तरफ। वहीं पर अगर आप कंप्रेस करते तो डिस्प्लेसमेंट अंदर तो फोर्स बाहर। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एफ प्रोपोर्शनल होगा एक्स के, लेकिन माइनस। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। इसी को बोलेंगे, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। यही है स्प्रिंग फोर्स। समझ गए? क्या है ये? स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग के नेचर पे डिपेंड करता है। अरे अलग अलग स्प्रिंग के लिए सेम डिस्प्लेसमेंट देने में अलग अलग फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक स्प्रिंग आपके पेन में है जरा सी, एक स्प्रिंग बाइक में है बहुत बढ़िया, और एक ट्रेन में भी है बहुत सही। तो दोनों को सेम एक्सटेंशन देने में, सेम एक्स देने में क्या सेम फोर्स चाहिए? पेन की स्प्रिंग ऐसे फैला दोगे आप, ट्रेन की हिलेगी भी नहीं देर से। सही बात है ना। तो एक्स अगर सेम है तो क्या चीज है जो एफ को बदल रही है? के, स्प्रिंग कांस्टेंट। सही बात है। तो टेंशन पढ़ लिया, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स। एक आएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को तो हमें डिटेल में ही पढ़ना है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इन्हें कंबाइन करके इन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, और इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे हम, जिसे बोलेंगे FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, डालो टॉपिक। अब ये सिस्टम्स हैं, इसमें मास दिख रहे हैं आपको, स्ट्रिंग है, इंक्लाइंड प्लेन है, पुली है। स्प्रिंग कहीं नहीं लगाया, वो भी लगा सकते थे, लगा देते हैं। इस मास को अटैच कर दिया मैंने एक स्प्रिंग के साथ, ठीक है। अब लेकिन अगर स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया तो क्या बॉडी आगे जाने वाली है? पहले तो ये बॉडी अपने आप फॉल होती, सिस्टम आगे मूव करता, राइट ना। तो अब क्या करते हैं, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं इस तरफ। तो केसेस थोड़े कॉम्प्लेक्स से दिख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले मास में कितना एक्सेलरेशन आएगा, किस एक्सेलरेशन से ये फॉल होगा, किस एक्सेलरेशन से ये फॉल होगा, हो सकता है ये ऊपर जाए, ये फॉल हो रहा हो, राइट ना। आपका एक्सटर्नल फोर्स जब इधर है तो इस मास में क्या एक्सेलरेशन आएगा, इसमें कितनी एक्सटेंशन आएगी। अब ये सिस्टम, इसमें पुली मूविंग है, अगर ये मास हैवी है तो हो सकता है ये सिस्टम ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, साथ साथ इनके मोशन के साथ साथ ये पुली भी डाउनवर्ड जा रही हो, राइट, और ये मास आगे की तरफ जा रहा हो। तो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं थोड़े से। तो FBD बस इतनी सी बात बोलती है कि आपको जिस भी बॉडी से कंसर्न हो, आप जिस बॉडी का मोशन निकालना हो उसे सिस्टम से अलग कर दो, फ्री कर दो, और उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस उस डायग्राम में बना लो और उसके मोशन को ऑब्जर्व करो। फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये सिस्टम है, बाकी सब इसके लिए इन्वायरमेंट का काम करेगा, राइट है। अब इस पे लगने वाले जितने भी फोर्स होंगे वो उन पे ध्यान देना है बस आपको। अब अलग से बनाए इसमें ही बताते हैं वैसे। जैसे इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, mg लगेगा इस तरफ, हाँ mg डाउनवर्ड लगेगा। और बताओ, कह रहा फ्रिक्शन लगेगा, बहुत अच्छे। फ्रिक्शन, अगर बॉडी का मोशन नीचे है तो फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन लगेगा कैसा, टेंजेंशियल,
सही बात है। और बताओ, वैसे अगर फ्रिक्शन लेस है तो नहीं लगेगा, राइट ना। हाँ, और mg के कंपोनेंट्स, अगर ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो इस तरफ लगने वाला है ये एंगल थीटा, और इस तरफ लगेगा। और बताओ, और लगेगी इस पे इस तरफ टेंशन स्ट्रिंग की, राइट ना। अच्छा, स्ट्रिंग जब तक सेम होती है तब तक टेंशन भी सेम रहती है, मतलब इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम है। अगर यहाँ ऊपर T1 लग रहा है ना, तो इसमें भी ऊपर T1 लग रहा है। नहीं आई बात समझ में? यहाँ पर भी, यहाँ पे स्ट्रिंग में इसमें टेंशन सेम होगी, T1 तो T1, लेकिन यहाँ अलग होगी T2। स्ट्रिंग चेंज हो गई ना, स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें और इसमें सेम होगी अलग? कैसे हो तुम यार, और क्यों हो ऐसे? स्ट्रिंग चेंज नहीं है, ये अलग है वो अलग है, टेंशन अलग नहीं होगी। तो इस तरफ अगर टेंशन लग रही है T1 तो इस तरफ लगेगी, मैंने डायरेक्शन सही बनाई है, इस तरफ तो नहीं बनेगी क्या? T2 इस तरफ तो नहीं लगेगा? T2 उधर ही लगेगा या इधर लगेगा? टेंशन बॉडी को हमेशा पुल करेगी, पुश नहीं कर सकती। तो टेंशन जिस भी एंड से बांध रखा है ना आपने, उस एंड के अवे पुली पे यहां पर है तो इधर लगेगी, इधर 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 इधर, समझ गए? बोलो हाँ। इस पूरी स्ट्रिंग की टेंशन सेम, इस पूरी स्ट्रिंग की टेंशन सेम, स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज, इजी है। अच्छा, इस पे लगने वाले क्या सारे फोर्स बना लिए हमने? हाँ, सारे बना लिए। अब इसी को सेपरेट करके आप देख लो, जैसे कि मान लो अब मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं, कि जो mg cos थीटा है वो n को बैलेंस करने वाला है, सही बात है। यहाँ पर जो टेंशन 1 है T1 प्लस mg cos थीटा, अगर ये T2 के इक्वल हुआ तो बॉडी में मोशन नहीं आएगा, क्योंकि नीचे लग, ये वो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। और अगर T2 प्लस mg साइन थीटा, सॉरी, ये ज़्यादा है किससे? T2 से, तो जैसे इसमें से आप T2 माइनस कर दोगे, एक मिनट, यहाँ लग रहा है T1 प्लस mg साइन थीटा इधर है, T2 इधर है। अगर इस पूरे की वैल्यू इससे ज़्यादा है तो कितने फोर्स के साथ सिस्टम नीचे आएगा? तो T1 प्लस mg साइन थीटा में से ये वाला फोर्स माइनस कर दो, पता लग जाएगा कि ये m मास की बॉडी, कितने मास की बॉडी? m मास की बॉडी कितने एक्सेलरेशन के साथ नीचे आने वाली है। नहीं आया समझ? आएगा ही। इधर आओ, इधर आप आओ। बहुत सिंपल बातें हैं, पता नहीं आप इतना क्यों कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, नहीं यहीं खड़े हो जाओ, नीचे इधर आ जाओ ना यार, इतना शर्माने वाली क्या बात है। इस पे इस तरफ फोर्स लग रहा है T1, सही है, और इस तरफ लग रहा है T2। अगर T1 और T2 बराबर है तो कहीं मूव करेगा इसका मुंह, इक्वल और अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे, राइट। और T2 ज़्यादा है T1 से, तो नेट मोशन किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। ये मोशन जो है किस फोर्स की वजह से आएगा, T2 या T1? तो आंसर है ना तो T1 ना तो T2। T2 ज़्यादा था, T1 कम था, तो कितना मोशन आएगा इसका? T2 माइनस T1 की वजह से इधर जाएगा ये। जैसे इस तरफ 50 न्यूटन लग रहा है, इस तरफ 100 न्यूटन लग रहा है, तो 50 न्यूटन की वजह से इस तरफ जाएगा ये, सही बात है। इस तरह इस बॉडी पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? एक T1 और एक mg साइन थीटा, और ये बॉडी इस तरफ मूव कर रही है। इसका मतलब क्या है कि T2 और mg साइन थीटा मिलके डोमिनेट कर रहे हैं, और T2 से ज्यादा है। T1 और mg साइन थीटा T2 से ज्यादा है, तो T1 और mg साइन थीटा में से T2 माइनस करोगे, पता लग जाएगा बॉडी कितने फोर्स के साथ नीचे जा रही है। क्लियर है ना? ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम की यही कहानी है कि अभी यहां पर तो नहीं किया मैंने, पर कॉम्प्लेक्स अलग से कर देते, अगर आप सिस्टम को अलग से ड्रॉ करके सारे फोर्स दिखा दो, और उसके बाद इसके मोशन को ऑब्जर्व करते हुए इक्वेशन लिख लो, हो गया FBD। ठीक है, आओ इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखें, ये कोई लिखना चाहे तो लिख ले। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे, बाय।